नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जनपक्ष पे आप सबका स्वागत है। आज कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां। समुद्र और उठा और उठा और उठा, किसी के वास्ते ये चांदनी बवाल हुई। हमारे हाथ में आई तो बस एक नज्म बनी, तुम्हारे हाथ में आई तो एक मशाल हुई। जब कवि से शुरुआत की तो एक और कवि की कविता सुन लेते हैं। छोटी सी पंक्तियां गोरख पांडे की। गोरख पांडे कविताओं के अलावा गज़लें भी लिखते थे और बड़ी शानदार गज़लें उन्होंने लिखी हैं। तो उनकी एक गज़ल की बीच की पंक्तियां जो मुझे याद आ रही हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। कटती है तो जुबान है बन जाएगी तलवार, सच कितने धारदार हैं उनसे न पूछिए। वह अदालतों के पार हैं वो उनसे न पूछिए। जीने का कोई इल्म ज़रा खुद तलाशिए, जो मौत के फनकार हैं उनसे न पूछिए। पंक्तियाँ कुछ इधर उधर हो गई हैं, स्मृति से ये सारी बात कह रहा हूँ। लेकिन ये सारी बातें कह क्यों रहा हूँ? क्योंकि आज एक खबर देखी जम्मू कश्मीर सरकार के एक फैसले की। 25 किताबें आज जम्मू कश्मीर सरकार ने बैन कर दी। 1-2 नहीं, 25 किताबें। मतलब मैं हैरान था, सोच रहा था कि इतनी किताबें आज़ाद हिंदुस्तान में कब एक साथ बैन की गई होंगी। क्या अंग्रेज़ों के ज़माने में भी किसी एक दिन एक साथ 25 किताबों पे पाबंदी की घोषणा आई होगी? मुझे नहीं लगता है। अब अगर इस वजह से मैं अंग्रेजी शासन से आज के शासन की तुलना करूं तो जाहिर है कुछ अन्याय लोगों को लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक साथ जब आप 25 किताबों पर पाबंदी लगाते हैं तो लोगों को प्रतीति यही होती है कि फिर हम एक गुलाम दौर में लौट रहे हैं, फिर हम पे तरह तरह की पाबंदियां लादी जा रही हैं। और ये किताबें किनकी हैं आप नाम सुन के हैरान रह जाएंगे। इनमें एक किताब एजी नूरानी की है जो जाने माने संविधान वेत्ता हैं। एक किताब अरुंधति राय की है, बुकर प्राइज विनर। एक किताब कश्मीर को बहुत करीब से देखती और जानती रही अनुराधा भसीन की है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, मैं 25 किताबों के नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप उस सूची देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इन किताबों को प्रतिबंधित क्यों किया गया बैन इनको। सरकार जो बता रही है उसके मुताबिक ये किताबें अलगाववाद को बढ़ावा दे रही थी। ये किताबें लड़कों के भीतर अलगाव की भावना पैदा कर रही थी। क्या वाकई किताबें ऐसा कुछ कर रही थीं? इस सवाल पे लौटेंगे, लेकिन पहले देख लें कि किताबों पे पाबंदी अंततः करती क्या है। क्या इससे किताबों का नुकसान होता है? दुनिया भर में प्रतिबंधों का इतिहास बताता है कि पाबंदियां अपने आप नष्ट हो जाने को विशक्त होती हैं, वो आत्महंता होती हैं। जहाँ किसी किताब पे पाबंदी लगती है वहीं उसको पढ़ने की उत्सुकता लोगों में जाग जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई हुक्मरान इससे नाराज़ है, कोई धर्म का अधिकारी इससे नाराज़ है, कोई नैतिकता का ठेकेदार इससे नाराज़ है। लोग जानना चाहते हैं किताब आखिर इतनी बागी किताब क्यों है। तो एक तो पाबंदियाँ जो हैं अपने साथ ही अपनी मौत लेके आती हैं, उल्टे वो उन किताबों को और अतिरिक्त जीवन दे जाती हैं जिन पे पाबंदी लगाने की घोषणा की गई। जैसे इस सिलसिले को भी देखें, इस सिलसिले को ही देखें। ईमानदारी से बताता हूँ, इन 25 किताबों में पूरी किताब मैंने कोई नहीं पढ़ी थी। अरुंधति राय की आधी किताब पढ़ी थी। क्रिस्टोफर स्नेडन की एक दूसरी किताब मेरे पास है जिस पे पाबंदी नहीं है। बाकी 24 किताबें मेरी जानकारी या मेरे रडार से बाहर थी। अब अचानक जब मुझे कश्मीर के बारे में जानना है तो मेरे पास अब 25 किताबों की सूची है और मैं जानता हूं कि ऑथेंटिक किताबें हैं, क्योंकि ये वो किताबें हैं जिनसे सरकार डर रही है। सरकार क्यों डर रही है? क्योंकि किताबें कश्मीर का वो सच बता रही हैं जिसको सरकार छुपाना चाहती है, जिसको सरकारें छुपाना चाहती हैं। सरकारों का इल्ज़ाम है कि इन किताबों की वजह से अलगाव फैल रहा है। सच्चाई क्या है? किताबों का गुनाह ये नहीं है। किताबों का गुनाह बस इतना है कि सरकारी फैसलों के चलते, जिन राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते, जिस
नज़रिए के चलते कश्मीर के भीतर अलगाववाद को बढ़ावा मिला है, कश्मीर के भीतर एक तरह के सौतेलेपन का एहसास तारी हुआ है, वो फैसले उनके बारे में बताने का काम ये किताबें करती हैं। ये किताबें सरकारों को कटघरे में खड़ा करती हैं, ये किताबें नागरिक अधिकारों की वकालत करती हैं, ये किताबें बताती हैं कि कहाँ कहाँ किन लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ कि जो कश्मीर पूरी तरह हमारा है, उस कश्मीर के लोगों के भीतर ये एहसास पैदा हुआ अलगाव का। तो ये इन किताबों का कसूर है। ये सरकार जो कर रही है उसको हमारे सामने ले आती हैं। तो इस लिहाज से पाबंदी चलेगी नहीं। किताबों का इतिहास आज से नहीं, पाबंदियों का इतिहास आप हमेशा से देख लीजिए। मतलब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सलमान रुश्दी का तुरंत ख्याल आता है, जिनकी सैटेनिक वर्सेस पे पाबंदी लगाई गई तो अचानक वो दुनिया की मशहूर किताबों में हो गई। सलमान रुश्दी को साहित्यिक हलकों में जाना जाता था, वो घर घर के नाम हो गए। तस्लीमा नसरीन की लज्जा पे जब हंगामा हुआ, उसको बैन करने की कोशिश हुई, तो वो बिल्कुल हॉट केक की तरह बिकी। लज्जा आज भी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली अनुवाद में हिंदी की किताबों में एक है। तो ये स्थिति है, जिन किताबों को, जिन कला माध्यमों को आप रोकना चाहते हैं, वो आपको पलट के जवाब देती हैं। जनता आपको, लोग आपको, पढ़ने वाले आपको बताते हैं कि ये तो नहीं चलेगा। तो कश्मीर के बारे में भी जो बताने वाली किताबें हैं, कश्मीर का सच, उन पे पाबंदी लगा के आप इन किताबों का ही भला कर रहे हैं, कश्मीर का नहीं। अचानक मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। उस किस्से से पहले आपको एक सवाल आपके सामने कि क्या अगर सरकार को वाकई लगता है कि किताबें अलगाव फैलाती हैं, तो इनका जवाब दूसरी किताबें हो सकती थी। विचार का जवाब विचार हो सकता है, शब्द का जवाब शब्द हो सकते हैं। किताबों पे पाबंदी की क्या ज़रूरत थी? आप दूसरी किताबें लिखवा लेते। आपके पास बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, और अब तो ऐसे लोग हैं जो आपकी किताबों को कोर्स में लगवा दें। तो आप जो चाहें कश्मीर पे या किसी भी प्रदेश पे लिखवा सकते हैं, जो आप लिखवाते रहे हैं, जो सच आप छुपाते रहे हैं। कश्मीर में बिल्कुल हाल की बात है, जो पहलगाम हुआ उसने क्या बताया? उसने यही बताया कि आप जो कश्मीर की स्थिति बिल्कुल आम हो जाने का, बिल्कुल सामान्य हो जाने का भुलावा देके लोगों को वहाँ आमंत्रित कर रहे थे, उनके साथ क्या घटा? आपको सिर्फ इतना याद है कि उनको आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारी, लेकिन उनको ये भी याद है कि जब वो गोली खा रहे थे, उनके अपने परिजन जब वो तड़प रहे थे, तो उनके लिए कोई स्वास्थ्य सेवा सुलभ नहीं थी, उनके लिए कोई सुरक्षा बल वहाँ मौजूद नहीं था जो उनकी रक्षा करता, जो उनके लिए खड़ा होता, जो उनको एम्बुलेंस में भेज के बैठाकर किसी चिकित्सा केंद्र तक भेजता। उनमें कई लोगों ने शिकायत की कि कुछ लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार इस गफलत में, अपनी फैलाई हुई गफलत में ही रह गई, क्योंकि उसने वो किताबें तो बैन कर दी या उन किताबों को छोड़ दिया जिनके सहारे कश्मीर की हकीकत बेहतर ढंग से समझ में आती, उसके जख्मों का भी और उसके मलहम का भी कुछ पता चलता। तो अच्छा, अब ये सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई लड़के किताब पढ़कर आतंकवादी बनते हैं, अलगाववादी बनते हैं? सच्चाई है कि आजकल कोई कुछ पढ़ता ही नहीं है। हमारी तरह के लेखकों की बड़ी मायूसी है कि उनकी किताबें पढ़ी रह जाती हैं। मेरी 20 किताबें हैं और अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने कोई किताब लिखी है। जाहिर है कि जिन 25 किताबों को प्रतिबंधित किया गया, उनके बारे में तो अलगाववादियों को शायद पता भी नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसको पलटने की कोशिश में वो और उलझ गए होंगे। उनको तो बंदूक की ट्रेनिंग लेनी रही होगी, उनको तो लोगों को मारना सिखाया जाता रहा होगा, और इसके लिए सबसे जरूरी काम यह किया गया होगा कि उनको किताबों से, कलम से, संवेदना से, शब्दों से, अक्षरों से दूर रखा गया होगा। अगर ये नहीं होता, अगर उनके हाथ में कलम होती, अगर वो पढ़ रहे होते, अगर उन्होंने कश्मीर के हालात पे चाहे जितने भी मुश्किल, जितने भी खिलाफ जाने वाली किताब पढ़ी होती, तो शायद उसका जवाब वो किताब से देते, उसका जवाब वो बंदूक से देने की कोशिश नहीं करते। सरकार ने किताबों को पाबंदी करके, किताबों पर पाबंदी लगाकर उन लड़कों को और दूर कर दिया है किताबों से, उनको और आरक्षित छोड़ दिया है, उनको अलगाववाद और
आतंकवाद के खतरनाक किस्म के जाल में फंसने को कुछ और असहाय छोड़ दिया है। जो समाज अपने बुद्धिजीवियों का, अपने लेखकों का ठीक से सम्मान नहीं कर सकते, उनके कहे पे नहीं चल पाते, वो आत्महंता समाज होते हैं। और आपको किताबों के सिलसिले में एक छोटा सा किस्सा या चुटकुला कह लें, वो भी आपको सुना देता हूँ। एक बच्चे के पिता को गिरफ्तार किया गया था जो कवि था। उसने माँ से पूछा कि मम्मी पापा को क्यों गिरफ्तार किया है हिटलर ने। माँ ने जवाब दिया कि क्योंकि पापा ने हिटलर के खिलाफ एक कविता लिख दी थी। बच्चे ने पूछा तो क्या हुआ, हिटलर भी पापा के खिलाफ एक कविता लिख देता। माँ ने कहा कि अगर वो कविता लिख देता, अगर उसको कविता लिखना आता तो वो गिरफ्तारी क्यों करता। तो सच्चाई ये है, आप लिखना नहीं जानते हैं, आप विचार करना नहीं जानते हैं, आपके पास सिर्फ शक्ति का बल है, आप गिरफ्तार करना जानते हैं, आप किताबों पर पाबंदी लगाना जानते हैं, आप लोकतंत्र का गला घोंटना जानते हैं, तो आप वही कर रहे हैं। लेकिन इससे चीज़ें रुकती नहीं हैं। फिर एक दूसरी चीज़ याद आ गई मुझे, जो मैं साझा करना मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है। ब्रेख्ट की एक कविता, आज कुछ मित्रों ने उसको साझा भी किया है। वो कविता कहती है कि हुक्मरान ने कहा कि जो गैरकानूनी किताबें हैं उन किताबों को जला दो, तो बैलगाड़ियों पे किताबें लादी गईं और जलाने वाली जगहों पे ले जाई गई। एक लेखक ने जो लगातार सरकार के खिलाफ आग उगलता था, उसने पाया कि उसकी किताब तो इस सूची में है ही नहीं। वो बड़ा नाराज़ हुआ, बहुत दुखी हुआ। उसने बिल्कुल आग उगलती कलम से लिखा कि तुम मुझे जला दो, क्योंकि मैंने लगातार तुम्हारे खिलाफ लिखा है, लेकिन आज तुमने मेरी किताबें न जलाकर मुझे झूठा साबित कर दिया, मुझे गलत साबित कर दिया। तो ये ब्रेख्ट की कविता का सारांश था। तो सरकारों को समझना चाहिए कि किताबों पर पाबंदी लगा के, कलमों को रोक के वो कोई हल नहीं कर सकती किसी समस्या का। कश्मीर की समस्या के हल तमाम खोजे जाते रहे हैं, उस दिशा में काम भी होते रहे हैं, लेकिन वो बहुत जेन्युइन नहीं हो पाए हैं। ये फैसला भी बताता है कि सरकार ने जो किया है, कलम पे पाबंदी लागू नहीं होती है। और आपको याद होगा, शुरुआत की थी कविता की पंक्तियों से, अंत भी एक शेर से करना चाहता हूँ। फैज़ के मशहूर से शेर से, यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, यूं ही हमने खिलाए हैं आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर में हालात बदलेंगे। हमारा कश्मीर एक बेहतर, एक मानवीय कश्मीर होगा, जहाँ सौतेलेपन की कोई जगह नहीं होगी। और वो जब होगा तो उसमें किताबों की, कलमों की बड़ी भूमिका होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।